विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। पर डे हम आप लोगों को बार बार बोलते रहते हैं, विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। आज ध्यान देने वाला बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। जरूरी बात इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि आखिरी मौका चूक न जाए, मौका को चूकने नहीं देना है। बोलिएगा। देखिए आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है जीतने वाले कोई अलग काम को नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो हम लोग ढंग को बदलकर 40 डेज 1 शॉट लाए हैं। कौन डेज? 40 डेज। 40 डेज में आपका डे 1 है, ठीक है। तरीका अलग है, बात वही पर तरीका नहीं। आज का पहला दिन का पहला शॉट हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। बोलिएगा सर आप बार बार ये क्या कहते हैं, परेशानी नहीं होगा? आप लोगों को पढ़ाने का ये अद्भुत झकास मेथड है। कभी भी आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कथा लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करना पड़ेगा। पता है किसी को हारने का वजह क्या होता है कि जैसे जैसे मंजिल के करीब जाता है हिम्मत हारते जाता है। एक बात आप ध्यान दीजिए, आज के बात में डे 1 में हम डायरेक्ट बात करना शुरू करते हैं। अब बात क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देखिए। बात ये करेंगे कि इतना हम वादा करते हैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटना मना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कहानी स्टार्ट होगा मिशन 40 डेज। बोलिएगा सर ये कौन सा डेज है? तो अगर आपको जीतना होगा तो सबसे लास्ट तक लड़ना पड़ेगा। वही लड़ने का तरीका बता रहे हैं और 40 दिन में सिलेबस को इस कदर डिवाइड किए हैं कि आपका 100% कोर्स आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इसमें हम आपको लिखने का तरीका, सिखाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका बताएंगे। और ये 40 डेज का जो PDF नोट्स और ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड जो मुद्दा है उसके लिए अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब ज़्यादा वक्त न गवाते हुए आज के मुद्दा का शुरुआत करते हैं और यहाँ से आप लोगों को एक बात करते हैं कि यहाँ से केवल 10 मिनट आप वीडियो को देख लीजिए। आपको पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा ना कि आपको मेन क्वेश्चन ऑटोमेटिक साइड होते जाएगा और एक भी प्रश्न को आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को इस मेथड से पढ़ाएंगे कि रटना मना है। जैसे सब्जेक्टिव में आपको में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ गौर कीजिए, आप लोगों के सामने एकदम मन को अस्थिर कीजिए, एकदम मन को विचलित होने नहीं देना है। नज़र हटी दुर्घटना घटी और नज़र को हटने नहीं देंगे और दुर्घटना को घटने नहीं देंगे। एकदम आज का डे 1 को इस कदर समाप्त करेंगे कि आपको हर कंसेप्ट माइंड में सेट होते जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए पहला प्रश्न देखिए तो एकदम माइंड सेट करके बोलिएगा, ठीक है? एकदम माइंड सेट करके बोलो। विरामा अवस्था में विद्युत आवेश के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है स्थिर वैद्युत की। बोलो, विरामा अवस्था में विद्युत आवेश के अध्ययन को स्थिर वैद्युत की कहते हैं। दिमाग में सेट कर लो कि विरामा अवस्था में विद्युत आवेश के अध्ययन को स्थिर वैद्युत की कहते हैं। 10 मिनट तो देख लो ना, 10 मिनट तो पढ़ लो ना, रटना नहीं पड़ेगा। अब बोलेगा सर आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? बोलिएगा सर इसका सॉल्यूशन PDF नोट्स कुछ नहीं, जो बताएंगे ना उसका एक पॉइंट के सॉल्यूशन का नोट्स पेज आपको देखिए अवेलेबल है, हैंड रिटेन
एकदम वो भी अपन भाषा में। यह ऐसा भाषा है कि एकदम जो पढ़ाएंगे वही भाषा। देखिए ना, यही पीडीएफ के लिए तो आपको नंबर हम जुगाड़ करवाए थे कि उस नंबर पे आप क्या कीजिए, मैसेज कीजिए। बात समझ रहे हैं? अर्थात पीडीएफ के लिए भी जोरदार व्यवस्था है, इसलिए घबराना मना है। घबराना मना नहीं, आपका क्या है, घबराना माना है। अब यहाँ से हम आप लोगों को बताते हैं। देखो फिर विद्युत आवेश क्या है, तो किसी वस्तु का वह मौलिक गुण विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश का मतलब जिस कारण से आकर्षण या विकर्षण होगा। याद रखो, आकर्षण या क्या होगा, विकर्षण। इस कहानी को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है, तो वस्तुओं के बीच वह मौलिक गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण होगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। बोलेगा सर परीक्षा में विद्युत आवेश पूछेगा, हम कल विद्युत आवेश ना पूछेगा, लेकिन देखो क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा माने कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिए ये कै प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। इसके बाद आपको माहौल है कि धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। याद रखिएगा, कौन वेश, धनावेश और ऋणावेश। याद रखना, इलेक्ट्रॉन आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कै प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब एक और सवाल है, धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। तो याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ई घेरा हुआ है अर्थात इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश आएगा उसे धनावेश कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण जो आवेश आएगा उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन माइंड में आया। विरामावस्था में आवेश के अध्ययन को स्थिर वैद्युत की विद्युत आवेश आकर्षण विकर्षण जिस कारण होगा। विद्युत आवेश कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। धनावेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश आएगा धनावेश, अधिकता के कारण जो आवेश आएगा ऋणावेश। आवेश की ध्रुवता क्या है, तो कहता आवेश की ध्रुवता क्या है, तो कहता ये जो धनावेश और ऋणावेश है ना, उसके बीच जो अंतर होगा ना वही आवेश की ध्रुवता कहलाएगा। बोलेगा आवेश की ध्रुवता क्या है, तो आवेश कै प्रकार के होता है, माइंड में सेट करो, 2 प्रकार का। कौन कौन, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच जो आवेश अंतर करता है ना, जिस गुण के कारण धनावेश और ऋणावेश के बीच अंतर होता है वही आवेश की क्या है, ध्रुवता है। बोलेगा ऐसा बात है, हाँ। आगे कह रहे हैं कि ध्रुवता तो समझ में आ गया कि यह धनावेश और ऋणावेश का जो अंतर है वही ध्रुवता है। अब यहाँ से और सुंदर बात है, देखो ना आराम से, धनावेश और क्या ऋणावेश का नामकरण किनके द्वारा किया गया। तो यहाँ से जवाब आएगा कौन, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि धनावेश एवं ऋणावेश का नामकरण किनके द्वारा किया गया, तो जवाब दीजिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। आगे कह रहा है किनके द्वारा उल्लेख किया गया कि आपका क्या है, आवेशित ग्लास रड हल्के पंख वगैरह को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो इसका जवाब आएगा दार्शनिक थेल्स। याद रखना, कौन थेल्स, दार्शनिक थेल्स। अब एक बार और रिव्यू करते हैं। विरामावस्था में आवेश के अध्ययन को स्थिर वैद्युत की विद्युत आवेश आकर्षण विकर्षण जिस गुण के कारण होगा आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन, धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण आएगा धनावेश, अधिकता के कारण आएगा ऋणावेश। आवेश की ध्रुवता क्या है, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच जो अंतर होगा आवेश की ध्रुवता। धनावेश ऋणावेश का नामकरण किनके द्वारा किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। किनके द्वारा उल्लेख किया गया कि आवेशित वस्तु हल्के पदार्थ को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। तो जवाब आएगा दार्शनिक थेल्स। अब इतना, अब रटना नहीं पड़ेगा, इसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं। विरामावस्था में आवेश के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शायद आप लोगों को पता है कि विरामावस्था में आवेश के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो स्थिर वैद्युत की।
देखो ना, अब रट्टे नहीं पड़तो एकदम। अब तू अपने से देखे के कोशिश करना, हम एकदम जल्दी जल्दी निकलेंगे। वह मौलिक गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण होता है क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। अरे हमसे भी तू फास्ट पढ़ो ना। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? तो जवाब आता है कई प्रकार के, 2 प्रकार का, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। वह आवेश जो इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण आता है क्या कहलाता है? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉनों के किसके कारण? अधिकता के कारण आता है क्या कहलाता है? ऋणावेश। अब देखो ना, आराम से आ गया। वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों के बीच अंतर करता है क्या कहलाता है? आवेश की ध्रुवता। एकदम मजा आ रहा, रटना नहीं पड़ेगा। फिर इन्हें पूछेगा धनावेश एवं ऋणावेश 2 प्रकार का होता है विद्युत आवेश किनके द्वारा नामकरण किया गया? जवाब आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उसी किसी कपड़ा को एम्बर के साथ रगड़ा जाता है तो हल्के पंख को क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है। तो क्या आएगा? दार्शनिक थेल्स। अगर यहाँ तक कैसा महसूस हुआ? अगर अच्छा महसूस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। आगे देखो मगर प्यार से। कहता एक बात गौर से देखिएगा, जैसा कि मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है। कहता है कष्ट पड़े कठिनाई आए पीछे पाँव न धरना। कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना। सम्मुख पर्वत हो सागर हो, साहस कभी न खोना। और जितना तपता है उतना ही और चमकता सोना। तो आपको चमकने के लिए तपना पड़ेगा, और ये तपन है वो आपका क्या है? मेहनत है। देखो रिक्त स्थानों को भरें, विराम आवेश। देखो बउआ 3 गो बात आराम से। आवेश, आवेश अगर विराम में रहेगा, याद रखना किस में रहेगा? विराम में, तो ये उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। याद रखना विराम में क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। अगर समरूप गति में रहेगा, कौन गति में? समरूप गति में, तब ये करेगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना कौन क्षेत्र? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और गलती से आवेश त्वरित रहा, क्या? त्वरित, तो ये उत्पन्न करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। याद रखना कौन चुंबकीय? विद्युत और क्या है? चुंबकीय और क्या है? तरंगे। ये बात, इतना बात हमेशा क्या करना? याद रखना। फिर से ध्यान दो, विराम में आवेश रहेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो बोलो विराम आवेश उत्पन्न करेगा किसको? विद्युत क्षेत्र को। मजा आया? सॉल्यूशन के लिए तो बताएं किस नंबर पे। बोलो अगर आवेश विराम में है तो विद्युत क्षेत्र। याद रखना, बोल देना, तुमको ना भूल पाएंगे, हमें भूल जाना, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको मत भूलना। अगर गलती से भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। फोन न आया है कि तो फिर परेशान होने की जरूरत। देखो विराम आवेश, देख भैया आप लोगों को एक बात बोलना है, हमको भूलना लेकिन बात। विराम आवेश विद्युत क्षेत्र समान वेग से गतिशील रहेगा न, तो ये उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय और किसको? क्षेत्र को। याद रखना त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत चुंबकीय और तरंगे। याद रखना इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर क्या हो जाता? किसको प्राप्त करता है? धनावेश को। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या प्राप्त करेगा? याद रखना ऋणावेश। अभी सभ्य बतिया के नहीं, 1-2 लाइन में याद रख लेना। मान लो कि नहीं कहता इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हरदम, भूल कर भी कोई भूल होना। तो जितना स्थिर से तू किसी को याद करेगा, स्मरण करेगा, वो उतना ज़्यादा साथ देगा। तो दाता से मांगते हैं कि ये दाता हमें इतना शक्ति दीजिए कि मास्टर साहब जो पढ़ाएं उसको भूलने की कोई गुंजाइश न हो। जैसे विराम
आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। 30 सेकंड ध्यान दो। विराम आवेश विद्युत क्षेत्र, समान वेग से चलने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर धनावेश, ग्रहण करने पर ऋणावेश। त्याग करने पर धनावेश, ग्रहण करने पर ऋणावेश। एक बार और सुन लो ना, नहीं कहता है लब चुप ही रहे तो अच्छा है, लब कुछ न कहे तो अच्छा है। एक बार सुन लो, बोलो। विरामावेश विद्युत क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। विरामावेश विद्युत क्षेत्र, समान वेग से त्वरित आवेश तो क्या जवाब देगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और समान वेग से समरूप वेग रहेगा तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित रहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा धनावेश, ग्रहण करेगा ऋणावेश। एकदम खटाखट 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 खटखटा दो। कैसे खटखटाएगा? विराम आवेश उत्पन्न करता है क्या? केवल विद्युत क्षेत्र। देखिए ना, समान वेग से गतिशील विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दुगो में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लिखा गया है। आगे कह रहा है त्वरित आवेश उत्पन्न करेगा क्या? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। मजा आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर कौन आवेश प्राप्त होता है? धनावेश। एक पीछे देखिए ना भैया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या प्राप्त होता है? ऋणावेश। बोलेगा कि सर नोट्स कहाँ पर प्राप्त होता है? तो मोबाइल नंबर दिल है, तोरा पूछे के जरूरत नहीं हो। यदि किसी वस्तु पर नेट आवेश 0 है, इसका मतलब वस्तु कैसा होगा? उदास, जरा कुछ नहीं से बैठ जाता है। एक थी जो मुस्कुरा कर चली गई। अब इधर देखते हैं, ये सबका एकदम सबका नोट्स अवेलेबल है। PDF के लिए आप संपर्क कीजिएगा, एकदम मजा नहीं मौजा आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो बोलेगा आवेश का पता लगाने वाला यंत्र। आवेश का पता लगाने वाला यंत्र। नहीं कहता है दीवाना दिल तेरा दीवाना, कहता है दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। तो इलेक्ट्रोस्कोप किसका पता पूछेगा? आवेश को। आपसे प्रश्न पूछेगा कि आवेश को पता लगाने वाला वह यंत्र जो विद्युत आवेश के उपस्थिति को बतलाता है, तो बोलना है इलेक्ट्रोस्कोप। यह इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो विद्युत आवेश को मापने वाला यंत्र है। मजा आ जाएगा। फिर पूछेगा विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो बोल देना कूलाम, और कूलाम को C के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर पूछेगा एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहा जाता है? तो बोलिएगा कूलाम, कि एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहा जाता है। मूल आवेश क्या है? इसका SI और CGS मात्रक पद्धति में मान बताइए। मूल आवेश याद रखना, न्यूनतम संभव, याद रखना न्यूनतम संभव आवेश। बोलो न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा। फिर से ध्यान दो, न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा, यही आपका मूल आवेश है। अब बोलेगा सर लिख कहाँ ले रहे हैं? तो हम बोलेंगे लिखे के जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा। मूल आवेश को E के द्वारा सूचित किया जाता है। आपसे माने कि 2 नंबर वह क्वेश्चन पूछ देगा मूल आवेश क्या है, तो जवाब दीजिएगा ना कि न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। नोट्स और PDF के लिए कहाँ संपर्क किया जाता है जो पता चल चुका होगा। अब मूल आवेश का मान बताइए, तो इसको बोलेंगे हसीना मान जाएगी। और ई का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम होता है। ये कौन मात्रक पद्धति में? SI मात्रक पद्धति में। और ई का मान 4.8 गुना 10 पर पावर -10 और 8 कूलाम होता है। ये कौन मात्रक पद्धति में? तो CGS मात्रक पद्धति में। अब चुप रहना, एक बार बस एक मौका तो दो, आखिरी मौका छूट न जाए। और ये बात को एकदम मेहनत करके ना
एकदम याद कर लेते हैं। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो आवेश को पता लगाने वाले यंत्र को इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब पूछेगा एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलाम। भूलना मत। फिर आपसे पूछेगा मूल आवेश क्या है, इसका SI मात्रक पद्धति और CGS मात्रक पद्धति में मान बताइए। तो बता देना, न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है और इसे स्मॉल e के द्वारा सूचित किया जाता है। और E का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम होता है। कौन मात्रक पद्धति में? SI मात्रक पद्धति में। और E का मान 4.8 गुना 10 पर पावर -10 स्टैट कूलाम होता है। 21 में CGS मात्रक पद्धति में। अब इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को बोले हैं कि रटना मन है, देखो ना, इलेक्ट्रोस्कोप से किसका पता लगाया जाता है? विद्युत आवेश को। अगर एक पहले 30-32 सेकंड ध्यान दिया है तो अच्छा। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलाम। विद्युत आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलाम। अभी बताइए न रहे थे, CGS स्टैट कूलाम। फिर बोलेगा ESU को क्या? ESU किसे कहा जाता है? स्टैट कूलाम को। याद रखना, स्टैट कूलाम को क्या कहा जाता है? तो स्टैट कूलाम को ESU भी कहा जाता है। याद रखना, ESU का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तुमसे पूछेगा कि ESU का पूर्ण रूप क्या होता है? जवाब दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आगे, एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम होता है? एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम होता है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा बात कहता है, सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? कुछ नहीं कहेगा, केवल आप सुनने के लिए तैयार रहिए। ये पागल आदमी आपके साथ पगलाने के लिए तैयार है। ये वो पागल है जो केवल तेरे लिए पागल है। कहता है दिल पागल दीवाना है इकरार करेगा। वो कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। बस जब आप लोग मेरे साथ रहिएगा ना, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना कम समय में भी हम आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टैट कूलाम। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टैट कूलाम। कूलाम क्या है? तो आवेश का SI मात्रक। आवेश का कौन मात्रक? स्टैट कूलाम क्या है? तो कौन मात्रक? CGS मात्रक। कुछ नहीं करना है। तुमसे पूछेगा एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम होता है? इतना। स्टैट कूलाम को ESU भी कहा जाता है। स्टैट कूलाम को क्या कहा जाता है? ESU भी कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा एक स्टैट कूलाम में कितना कूलाम होगा? इधर 3 गुना में तो इधर आके भागा में, इधर पावर प्लस में तो इधर जाके माइनस में। एक ESU बराबर 1/3 गुना 10 पर पावर -9। और ये क्या आएगा? कूलाम। घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा देखो ना, देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से हम आपको घबराने नहीं देंगे। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम होता है? तो एक कूलाम में आपको बताए हैं कि एक कूलाम में होता है 3 गुना 10 पर पावर 9। और कौन कूलाम? स्टैट कूलाम। बोलो एक कूलाम में कितना स्टैट कूलाम? तो 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टैट कूलाम। बोलो अब यहाँ पूछेगा एक स्टैट कूलाम में कितना होगा? तो देखो बताए होंगे एक कूलाम में 3 गुना 10 पर पावर 9। और क्या है? स्टैट कूलाम।
इतना है ना भैया, तो 68 कूलाम को अकेले कर दीजिए, तो 3 ने गुना में तहने आके भागा में 1/3, इधर पावर प्लस में तो इधर आके माइनस में 10 पर पावर -9, और ये क्या है कूलाम, और इधर क्या बच गया 68 कूलाम। अब पूछेगा एक 68 कूलाम में कितना कूलाम होता है, तो एक 68 कूलाम में 1/3 गुना 10 पर पावर -9 कूलाम होता है। समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो और अच्छा। एक बात है, जैसे देखना एक EMU बराबर होता है, एक EMU बराबर होता है, याद रखना यह यहाँ गौर से, EMU बराबर कितना कूलाम होता है। EMU को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आप लोग गौर से सुनो राजा, बोलेगा EMU को क्या बोला जाता है, तो तू क्या बोलेगा कि EMU को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फिर से ध्यान दो, EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब एक बात, 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। आपसे कोई पूछ देगा ऑब्जेक्टिव कि 1 कूलाम में कितने EMU होते हैं, क्या जवाब दीजिएगा, तो आपका जवाब आएगा कि 1 कूलाम में 1/10 EMU होता है। अब तुमसे पूछेगा ठीक है 1 EMU में कितना कूलाम होता है, तो देखो ना, जोड़ घटा गुना भाग ठीक से पढ़ला है ना, पढ़ा है तो ध्यान दो, इधर भागा तो इधर गुना, 1 EMU बराबर हो जाएगा कितना कूलाम, 10 कूलाम। तो 1 EMU में कितना कूलाम, 10 कूलाम। फिर पूछेगा 1 कूलाम में कितना EMU, तो 1/10। अरे गधा भी है ना, 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, तो 1 EMU बराबर कितना कूलाम, 10 कूलाम। बात समझ में, देखिए ना, 1 EMU में 10 कूलाम, 1 कूलाम में 1/10 EMU। देखो ना भैया, अब है और रहते हैं। SI मात्रक पद्धति में E का मान कितना होगा, तो बताए होंगे 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम, और 1 कूलाम में होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। ये तो किस में है बउआ, SI में CGS में बदल रहा है। अरे कुछ देर पहले बताए होंगे, क्या बताए कि 1 कूलाम में 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। इसको वादा किए थे कि तुमको ना भूल पाएंगे। इधर क्या लिखाएगा, इधर लिखाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर -19, गुना करेंगे 4.8, गुना में पावर जुटता है, याद रखना गुना में कौन जुटता है, पावर, पावर को जोड़िए ना, -19 + 9, 10 पर पावर -10। देखो अगला क्वेश्चन सोल्व हो गया था। SI मात्रक पद्धति में कितना है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। CGS मात्रक पद्धति में 4.8 गुना 10 पर पावर -10 ESU। आगे फिर बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को भरें। मच्छर खिंचाएगा। जो बेटा अंदर तो तैरते रहना। उल्टी होगा तो सीधा कर लेंगे। चलो देखो, कहता है एहसास नहीं मुझको मैं प्यार करूं कितना। देखिए ना, प्यार तो करना पड़ेगा। क्या कि एम्पियर इंटू घंटा, याद रखना, फैराडे, ये सब क्या है, तो याद रखना एम्पियर घंटा
आवेश का मात्रक है। बोलो, एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। आवेश का क्या है? मात्रक है। फैराडे भी क्या? फैराडे भी आवेश का मात्रक है। तुमसे पूछेगा एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है, तो क्या बताइएगा? एम्पियर इंटू घंटा आवेश का मात्रक है। फैराडे भी आवेश का मात्रक है। अच्छा, ये भी आवेशक है। ये मोल तो ये आपका संख्या को बताता है। अब बताया भी नहीं जाता, छुपाया भी नहीं जाता। देखो, 1 एम्पियर इंटू घंटा, एम्पियर कूलाम बटा सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, और सेकेंड से सेकेंड खत्म, आ जाएगा 3600 कूलाम। एगो बढ़ा लो, 1 एम्पियर इंटू घंटा जजा रहता ना, तो कितना कूलाम? 3600 कूलाम। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 1 एम्पियर इंटू घंटा में कितना कूलाम होता है, जवाब आएगा 3600 कूलाम होता है। क्या जवाब आएगा? 3600 कूलाम। 1 फैराडे का मतलब होगा 96,500 कूलाम। याद रखना, 1 फैराडे बराबर होगा 96,500 कूलाम, लगभग ही होता है। एग्जैक्ट में है 481, 85 ऐसे करके कुछ आएगा। बोलेगा सर ये 1 फैराडे क्या है, तो याद रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश को बोला जाता है 1 फैराडे, और 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आयन मोलिकुल, जो भी होगा। अब यहां से एकदम हिला देगा, नहीं कहता द कमॉन इंडिया हिला दे। अब आपसे पूछेगा एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है, तो पूछना आवेश का। फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का। 1 एम्पियर इंटू घंटा में कितना कूलाम होता है, तो जवाब देना 3600 कूलाम। 1 फैराडे में कितना कूलाम होता है, जवाब देना 96,500 कूलाम। पूछेगा 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। फिर पूछेगा 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए। फिर से एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। 1 एम्पियर इंटू घंटा में कितना कूलाम होता है? 3600 कूलाम। फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का। 1 फैराडे में कितना कूलाम होता है? 96,500 कूलाम। 1 फैराडे का मतलब क्या होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये सब्जेक्टिव फॉर्म था, इसको अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे, बाकी तो देखा जाएगा। निम्न में कौन सा विद्युत आवेश का मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है, तो याद रखना विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर नहीं है, फैराडे है, कूलाम भी है। उपरोक्त सभी नए एम्पियर के छोड़ के माफ कीजिएगा, इसका आंसर बी भी होगा और सी भी होगा। फैराडे भी आवेश का मात्रक है, अभी बताए होंगे। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। कूलाम भी बताए होंगे, तो क्या आएगा? एसआई मात्रक है। हाँ, यहाँ एम्पियर इंटू घंटा लग गया, तो ये 3600 कूलाम बताए होंगे। यहाँ एम्पियर इंटू घंटा अगर कर देता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब देखो ना, 1 एम्पियर इंटू घंटा में कितना कूलाम होता है? 3600 कूलाम। कौन आंसर होगा भैया? ए। आगे 1 फैराडे में कितना कूलाम होता है? याद होगा 96,500 कूलाम। कौन सा आंसर होगा? डी। बाकी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा दिल दिमाग देते रहिए। 1 फैराडे का क्या अर्थ है बताए होंगे? 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन 1 करोड़ ने 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वहन किए जाने वाले आवेश। यही क्या था?
1 फैराडे था। आगे 1 मोल में कितना कण होता है पता होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ सेकंड पहले ही बात आपके सामने आया होगा, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 यही 1 मोल का मतलब है। फिर आप बोलिएगा सर आगे 1 फैराडे का तात्पर्य बताएं, बता चुके हैं। 1 मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश, बोलो 1 मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश को क्या बोला जाता है? 1 फैराडे बोला जाता है। एकदम मन को थोड़ा स्थिर कीजिए और मन को स्थिर करके थोड़ा कमेंट बॉक्स में मजा लीजिए। ने कहता है थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और नींबू और अचार का मजा लीजिए। तो यहाँ नींबू अचार के तो ऑनलाइन में व्यवस्था होगा नहीं। थोड़ा बात बात में बात करते हैं और इस बात को बतंकड़ करते हुए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आई लव माई इंडिया लिख दो। कर बाद इसका सब कुछ एकदम मस्त ढंग से, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, एकदम मस्त टाइप से इसको हम समझाएंगे। और याद रखना आप मेरे साथ 40 क्लास बिताइए, एकदम मस्त मजा आएगा। देखो कहता है आवेशित होने पर द्रव्यमान कैसे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, इसके पहले था 1 फैराडे आवेश का तात्पर्य है क्या? 1 मूल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि लगभग होता है 96,500 कूलम। आवेशित होने पर द्रव्यमान कैसे प्रभावित होता है? तो याद रखना आवेश 2 प्रकार के होता है ना बाबू। आवेश कै प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी कि आवेशित तो होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। गौर कीजिए, जब आवेशित होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। इससे मिल रहे हैं, इससे आवेशित तो होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। और पॉजिटिव होता है कब? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तब। और जब कमी होगा तो द्रव्यमान घटेगा, और एक कमी होगा तो द्रव्यमान घटेगा। अरे भैया इलेक्ट्रॉन के कमी, इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण ही ना पॉजिटिव होता है। और जब त्याग होगा तो वस्तु से अगर हमारे पॉकेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी तो है, तो त्याग होगा तो कमी होगा। ये निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिकता, अधिकता के मतलब ग्रहण, और जब ग्रहण होगा तो द्रव्यमान वृद्धि करेगा। अले तेली के अब आप लोगों के 2 नंबर के प्रश्न में पूछेगा कि वस्तु को आवेशित होने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप प्यार से जवाब दे देना कि वस्तु को आवेशित होने पर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। और जब त्याग होगा तो द्रव्यमान घटेगा और ग्रहण होगा तो बढ़ेगा। अर्थात आवेशित का बात आया तो द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, और धनावेशित का बात आया तो द्रव्यमान घटेगा, और ऋणावेशित का बात आया तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तीन को बात आवेशित होने पर द्रव्यमान कैसे प्रभावित होता है। तो बोलेगा कि वस्तु को आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ये निर्भर करता है कि वस्तु धनावेशित हुआ है या ऋणावेशित। अगर धनावेशित हुआ होगा तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगा, और ऋणावेशित हुआ होगा तो द्रव्यमान में वृद्धि होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आवेशित होने पर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जवाब दीजिएगा कि आवेशित होने पर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। वो निर्भर करता है कि वस्तु धनावेशित हुआ है या ऋणावेशित हुआ है। अगर वस्तु धनावेशित हुआ होगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और ऋणावेशित हुआ होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। और केवल आवेशित का चर्चा आएगा तो या तो द्रव्यमान बढ़ सकता है या तो द्रव्यमान घट सकता है। आहा,
आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर बताइए। आराम से बताएंगे। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। और द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका SI मात्रक कूलम, इसका SI मात्रक किलोग्राम। याद रखना, ये मूल राशि है और ये व्युत्पन्न राशि है। दुगो तो अंतर हो गया। ये क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये केवल और केवल क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। 2 नंबर के क्वेश्चन है। बहुत है, बहुत है, बहुत है ना, भूलेगा। आवेश का SI मात्रक कूलम, द्रव्यमान का किलोग्राम। या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ये केवल पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये 2 प्रकार का होगा, ये केवल एक प्रकार का होगा, पॉजिटिव। ये व्युत्पन्न राशि है और ये मूल राशि है। बोलेगा सर लिखे के बारी आएगा था, तो लिखे के बारी आएगा ना कि आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर बताइए, तो PDF हैकर है। बाकी तो ऑफलाइन क्लास करेगा, वहाँ सब कुछ मिलेगा। याद रखना, प्राकृतिक में कितने मौलिक बल पाया जाता है? नाम बताइए। एक और लफड़ा है, अभी मौलिक बल आया तो याद रखना, प्राकृतिक में मौलिक बल की संख्या, याद रखना मौलिक बल की संख्या कितनी है? 4 है। ये चारों में कौन कौन है? तो एक गुरुत्वाकर्षण बल है। याद रखना, कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल है। एक क्या है? विद्युत चुंबकीय बल है, या विद्युत चुंबकीय बल है, या विद्युत बल। एक और जो है उसको बोला जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। और एक और जो है वो प्रबल नाभिकीय बल है। प्रबल के मतलब मजबूत, प्रबल नाभिकीय बल। याद रखना, मौलिक बलों की संख्या कितनी है? 4। बोलो, मौलिक बलों की संख्या 4। कौन कौन? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ऐसे सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण, सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर मौलिक बल तो गुरुत्वाकर्षण। और सबसे मजबूत अर्थात प्रबल, प्रबल के मतलब वो नहीं कि परबल वाला भुंजिया, तो आएगा नाभिकीय बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। ओके, अब ऑब्जेक्टिव में जाएगा ना तो ढंढाना देगा। देखो ना, जब वस्तु आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान अंशतः क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? देखो ना, आवेशित, अब देखो 3 गो बात बताए थे। जैसे आवेश आया तो आवेश या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तब। नेगेटिव कब? अधिकता होगा कब? और कमी अर्थात एक कमेगा, इसका बढ़ेगा। तो आवेशित में क्या होगा? कमी भी हो सकता है और वृद्धि भी। वो डिपेंड करता है कि धनावेशित है या ऋणावेशित। अगर धनावेशित होगा तब क्या होगा बाबू? कमी। और ऋणावेशित होगा तो धनावेशित। द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? कमी। ऋणावेशित तो द्रव्यमान में क्या आ जाएगा बाबू? ऋणावेशित तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि। देखो यहाँ ऋणावेशित है, कौन आवेशित? ऋणावेशित तो वृद्धि। अब देखो प्राकृतिक में कितने मौलिक बल पाया जाता है? 4। कौन सा बल सबसे शक्तिशाली है? तो प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा बल सबसे कमजोर है? तो क्या लिखाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ तक में जब कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसके बारे थोड़ा सा जवाब सोच के आप क्या कीजिए, रखिए। जवाब सोच के रखिए, PDF में मिलेंगे। देखिए एकदम आराम से ध्यान दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में रहेगा।
करे इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान के अनुपात को बताइए। बोला ये क्या बोल रहे हैं विनोद? ये विनोद ने न प्रमोद अब है। कहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात। देखो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम एम कर देते हैं और प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम एमपी से दर्शा लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg। इसको बोल देना कि तुमको ना भूल पाएंगे। ये किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.11 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg। बोलो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? बोलो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27 kg। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात जब आएगा ना तो ये लगभग होगा 1/1837। इसको बोला जाएगा 1:1837। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हिट करता है कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1:1837। उलट के पूछ देगा प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कर उल्टा हो जाएगा 1837:1। याद रखो आपसे पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1:1837। अच्छा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश का क्या अनुपात? याद रखना भैया इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E और प्रोटॉन का आवेश होता है +E। याद रखना इलेक्ट्रॉन पर -E और प्रोटॉन पर +E। इलेक्ट्रॉन पर -E और प्रोटॉन पर -P। तो इलेक्ट्रॉन एवं देखो ना इलेक्ट्रॉन और किसका? प्रोटॉन का। फिर से ध्यान दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का अनुपात। तो बोलो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा E, प्रोटॉन पर भी E बोलेगा एगो माइनस और एक प्लस। तो अनुपात में साइन से मतलब नहीं रखते। ये क्या आ गया 1/1 अर्थात 1:1। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने का 3 पॉसिबिलिटी है। बोलो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात बताइए। क्या लिखिएगा? 1:1837। फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के आवेश का अनुपात। तो 1:1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश E होता है और प्रोटॉन पर भी E होता है। और आपको पता है E का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। और कट कुट के आ जाएगा 1/1 और 1:1। देखिए ना ऑब्जेक्टिव दौड़ के सोल्व होगा। तुमको खुद दिखता होगा एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के आवेश का अनुपात डायरेक्ट दिखता होगा 1:1837। उलट के एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का अनुपात क्या आएगा? 1:1। अब ये बोलिएगा सर डायरेक्ट बोल देते हैं। तो डायरेक्ट नहीं, इसके पीछे बोलल है भैया कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के आवेश का अनुपात क्या होगा? तो 1:1। आगे पूछेगा अगला देखो ना, ये सब के नोट्स एकदम आराम से अवेलेबल होगा। आवेश का योज्य प्रकृति क्या है? गौर से सुनो, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि आवेश का योज्य प्रकृति क्या है। तो जवाब दीजिएगा कि किसी वस्तु पर का कुल आवेश। बोलो किसी वस्तु पर का कितना आवेश? कुल आवेश। अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उसे योज्य प्रकृति कहा जाता है। ये मुद्दा कहाँ मिलेगा मैटर? तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपका PDF अवेलेबल है। जैसे योज्य प्रकृति है, अगर ये कोई वस्तु है इस पर आवेश Q1 है, ये Q2 है और ये कितना है Q3। यहाँ क्या लिखा जाएगा? कौन टोटल? Q टोटल। फिर से ध्यान दो क्या लिखाएगा? Q टोटल। Q टोटल बराबर क्या लिखाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट Qn। इसका मतलब जितना आवेश है ना उस सभ्य के क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। वही आवेश का योज्य प्रकृति है। देखो लिखने के लिए परीक्षा में सीखो। आपसे पूछेगा आवेश का योज्य प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तो जवाब आएगा कि किसी वस्तु पर का कुल आवेश। बोलो किसी वस्तु पर का कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के
बराबर होता है, यही आपका क्या है, आवेश का योज्य प्रकृति है। तुमसे बोल देगा आवेश का योज्य प्रकृति क्या है, परीक्षा में पूछेगा तो बताना किसी वस्तु पर का, फिर से ध्यान दो, किसी वस्तु पर का, माने कि ये Q1 है, ये Q2 है, तो पूछेगा एक टोटल आवेश क्या होगा बाबू, तो बता देना Q1 प्लस Q2। 2 नंबर में एकदम ये दौड़े वाला प्रश्न है बाबू, यही योज्य, योज्य का मतलब योग, योग के मतलब जोड़िए। जैसे ऐसे करके पूछेगा अगर ये -2 कूलम है, ये +3 कूलम है, तो इस पर टोटल आवेश कितना है, जोड़ दीजिए, 3 में से 2 गया +1 कूलम, यही योज्य प्रकृति का मतलब हुआ। अगला प्रश्न है कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये नहीं कहिएगा कि सर जी जो आप समझते हैं वही हम समझते हैं। समझने की बात करते हो तो क्वांटमीकरण की कह रहा है किसी वस्तु है, इस पर आवेश कितना होगा, या तो 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा, ... n ही होगा। याद रखना आवेश कै प्रकार के, 2 प्रकार के, एक प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस, अर्थात प्लस माइनस एनी। बोला ये होगा और क्या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, जैसे -1.5 ही, 11.7 ही, ये सब नहीं होगा, प्लस माइनस। यही क्वांटमीकरण है कि किसी वस्तु पर का कुल आवेश, याद रखना किसी वस्तु पर का कुल आवेश, कौन आवेश, मूल आवेशों का कौन गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। याद रखना पूछेगा आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो किसी वस्तु पर आवेश जो है +1 ही होगा, ±2 ही, ±3, 4 ही होगा, और ... ±n ही होगा। लेकिन कह रहा 1.5 ही, 2.5, 3.5 ही कुल नहीं होगा, अर्थात किसी वस्तु पर का कुल आवेश, इसको बोला जाएगा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण है। याद रखना Q = n। 2 नंबर के प्रश्न में पूछेगा कि विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपका जवाब आएगा, देखो किसी वस्तु पर का कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, और ये प्लस माइनस बताएगा कि आवेश 2 प्रकार के होता है। याद रखना कि Q क्या बताएगा, तो जवाब आएगा Q आवेश को दर्शाएगा, और प्लस माइनस क्या बताएगा, तो बताएगा आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तब, और निगेटिव होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तब। या तो कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकाला जाए तब पॉजिटिव आए, और जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु के द्वारा ग्रहण किया जाए अर्थात जोड़ा जाए तो उस पे निगेटिव आए। ओके, एन क्या बताएगा, तो बोलेगा बस मत पूछ मेरे महबूब सनम। एन जो है वो बताएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अरे तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात अगर किसी वस्तु से 10,000 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एन के जगह 10 रखेंगे, 20,000 निकालेंगे तो एन के जगह 20 रखेंगे, 1000 रखेंगे। याद रखना एन का मान 1.5, 2.5, 3.5, 11, 11.35 ये सब नहीं होगा, क्योंकि एन हमेशा किस में रहेगा, पूर्णांक में। बोलो एन किस में रहेगा, पूर्णांक में। इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो पॉजिटिव और ग्रहण होगा तो निगेटिव, और निकलेगा कैसे, ई का मान क्या होता है बोलो, तो ई का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। आपसे पूछेगा
कि ई का मान कितना होता है, तो जवाब दीजिएगा कि 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम होता है। इतना से भी घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछ देगा, बोलेगा कि अगर किसी वस्तु से n के मतलब 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस पे कितना आवेश आए बताइए। तो जवाब आएगा, बताएंगे, घबराए के कोई ज़रूरत नहीं, बस पूछने। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या का चर्चा रहे तो फार्मूला लगाना है Q बराबर Ne। बोलो Q बराबर Ne। अगर Q निकालना है तो Q बराबर Ne, अगर N निकालना हो तो N बराबर Q बटाई। अब बोलेगा सर आप तो बताए थे कि फार्मूला होता है Q बराबर ±Ne। प्लस होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तब, अब माइनस रखना है कब, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तब। लेकिन सॉल्व करे के केस में प्लस माइनस को लेकर चलना नहीं है। जैसा कि आप गौर से देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, करे कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करेगा। याद देखो कितने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूछ रहा है। N बराबर वाट एक कूलाम आवेश का निर्माण करता है। करे Q बराबर कितना कूलाम, 1 कूलाम। इसका आंसर अगर लिखे के रहेगा ना ऑब्जेक्टिव में, तो डायरेक्ट लिख देना 6.25 गुना 10 पर पावर 18। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करता है, तो जवाब दीजिएगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18। ये आता कैसे है, तो देखो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, अर्थात N बराबर वाट, Q बराबर कितना कूलाम, एक कूलाम, तो N बराबर वाट। फार्मूला होता है Q बराबर क्या होता है Ne। N बराबर क्या हो जाएगा बाबू, N बराबर हो जाएगा Q/E। बोलो Q बराबर Ne, N बराबर हो जाएगा Q/E। Q के स्थान पर कितना है, एक कूलाम। अरे बोलो Q के स्थान पर एक कूलाम, और E को हम लोग बोले हैं कि तुमको ना भूल पाएंगे, 10 पर पावर -19 कूलाम। इसको बोले हैं कि तुमको कुछ भी होगा राजा, हम तुमको नहीं भुलाएंगे। इन्हें कि आप बोलिएगा कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, तो गड़बड़ा जाएगा, पूरा के पूरा कहानी अलबला जाएगा। तो Q के जगह एक कूलाम क्यों रखें, क्योंकि बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और यहाँ E का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम खत्म, आ गया 1/1.6, और इधर नीचे पावर माइनस में, तो ऊपर जाके प्लस में दशमलव हटाएंगे, 10/16 आ जाएगा। ये 10 पर पावर +19 काहे हुआ जब पता चला, नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में। 10/16 को जब भागा देगा न चेला, इसको जब भागा देगा ना तो आएगा 0.625, और ये जो आपका है 10 पर पावर 19। अब कुछ नहीं किया है, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन एकरे में की किया है जो ध्यान दो, इसी में अगर हम 10 से गुना और 10 से भागा करते हैं तो जब इसको कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25।
और ये 10 पर पावर 19 जैसे है ना ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन नए कुछ तो ये 10 पर पावर 1 भी तो 1 है, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। गुना में पावर जुटता है, याद रखो गुना में पावर जुटता है। ये कैसे हुआ फिर से देखो ना, 10/16 दशमलव हटाएं तो आया 6.25, 10 से गुना और 10 से भागा, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। ये 6 गुना में पावर जुटता है, 19 में जोड़िएगा -1, क्या आ गया 6.25 और गुना कितना आ गया 10 पर पावर 18 और ये क्या आया आंसर। अगला प्रश्न अगर यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से लिख दो आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे कह रहा है एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए ताकि कितना आवेश हो जाए। 6.4 गुना 10 पर पावर -17। तो खुद बनाने का प्रयास वीडियो रोक के करो। किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, n बराबर वाट, Q का मान कितना आएगा 6.4 गुना 10 पर पावर -17 कूलम। गौर से देखेंगे, बड़ा गौर के साथ, क्योंकि ये कब नजर आ जाएगा किसी और के साथ ये हम कह नहीं सकते हैं। फिर से ध्यान दो, किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, n बराबर वाट, n बराबर वाट, ताकि इस पर आवेश कितना हो जाए 6.4 गुना 10 पर पावर -17 कूलम। चूँकि फार्मूला जानते हैं Q बराबर n बराबर हो जाएगा Q/E। जाए से पहले सेटिंग करवाएगा, Q के जगह क्या सेट होगा 6.4 गुना 10 पर पावर -17 कूलम। और E को बोले थे कि तुमको ना भूल पाएंगे, और E के जगह क्या रख पाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, 16 चौका 64, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 चौ 64, ये क्या हो जाएगा 4। अब इधर क्या है भैया 10 पर पावर -17, नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में, 10 पर पावर 19 गुना में पावर जुटता है। बोलो गुना में पावर जुटता है। -17 में 19 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 10 पर पावर 2। अरे रे जोड़ आता है, जोड़ नहीं आता है। गुना में पावर जुटता है, -17 + 19 10 पर पावर 2, और ये क्या है भैया 4। तो 4 गुना 10 पर पावर 2, और 10 पर पावर 2 को 100 कह सकते हैं, तो 4 गुना 100 बराबर 400। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस वरना नो। अब आप यहाँ तक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आई लव माई इंडिया। अभी जैसे और समझो। अगला 23 आपका स्वयं प्रयास करें। किसी उदासीन वस्तु से 12.5 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकाला है। n का मान दे दिया है 12.5 गुना 10 पर पावर 18। तब कर रहा है कि Q बराबर वाट,
तो वस्तु पर प्राप्त आवेश ज्ञात करें। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर Na। n का मान कितना दे दिया है, 12.5 गुना 10 पर पावर 18। ई का मान 1.6 गुना 10 पर पावर 19। 12.5 1.6 गुना में पावर जुटता है, याद रखना। सॉरी, ये -19 होता है ई का मान, तो गुना में पावर जुटेगा ना, तो ये कितना आएगा, 10 पर पावर -1। भैया एन के मान है ना, ई के मान है, बिना पवरवा वाला को एक जगह, पवरवा वाला को एक जगह, गुना में पावर जुटता है। तो 18 जोड़ -19 -1, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 20। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -1। ऊपर अरे इसको करेगा तो कितना आएगा, 20। ऊपर पावर माइनस में तो नीचे आके प्लस में, कट के कितना आया आपका 2। कितना आया 2, और क्या आ गया, कूलम। अरे कितना कूलम आया, 2 कूलम। फिर से एक बार देख लीजिए, कहते हैं किसी वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 12.5 गुना 10 पर पावर 18। करे Q बराबर भाट, Q बराबर फार्मूला होता है ने, निकाला है तो पॉजिटिव आएगा और जोड़ा होगा तो निगेटिव आएगा। n का मान कितना है, 12.5 गुना 10 पर पावर 18। ई का मान कितना है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19। ऐसे गुना ऐसे करेगा तो आएगा ऐसे, ऐसे गुना ऐसे, तो गुना में पावर जुटेगा, आएगा -1। ऊपर पावर माइनस में तो नीचे आके प्लस में, 10 दूना 20। यह कितना कूलम आया, 2 कूलम। देखो इसको खुद ट्राई कीजिए कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है। याद रखना, अगर कोई प्रश्न, अब ये इससे चल रहे हैं, देखो ना, अगर कोई प्रश्न क्या से शुरू हो, याद रखना किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो। नहीं कहता है मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया किसने इसे पैदा, खत्म कहाँ पे होती है। अगर क्या से शुरू हो, इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो नहीं होगा। ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं। हाँ कब होगा, जब n पूर्णांक आएगा, और नहीं कब होगा, जब n कौची आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। अगर n का मान पूर्णांक आया तो आंसर हाँ, और n का मान पूर्णांक नहीं आया तो आंसर नो। करे क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है, कितना, Q बराबर 4.8 गुना 10 पर पावर -20 कूलम हो सकता है। हाँ बोले कि नहीं बोले, तो क्या जवाब दीजिएगा, जवाब देना ना कि सर हम n के मान निकाल के देखते हैं, पूर्णांक आएगा तो हाँ, और अपूर्णांक आएगा तो नहीं। तो यहाँ से निकालते हैं n बराबर भाट, Q बराबर फार्मूला होता है n, n बराबर फार्मूला आ जाएगा Q/E, n बराबर Q/E। देखो ना, n बराबर Q/E को बुलाया और Q के जगह कितना रखा है भैया, 4.8 गुना 10 पर पावर -20 कूलम। ई का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। से कूलम कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10 खत्म। आई 16 कौची बच गया, 48 3 हो गया।
10 पर पावर -20 हो गया और नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में ये 19 हो गया। गुना में पावर जुटता है, ये 3 आ जाएगा। -20 प्लस 19 ये 10 पर पावर -1 आ जाएगा। ये 3/10 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ये आंसर 0.3। क्या यह पूर्णांक है? तो बोलेगा सर ये पूर्णांक नहीं है। अगर ये 0.3 के जगह 3 आता तो आंसर हाँ होता, 300 आता तो भी आंसर हाँ होता, लेकिन आया कितना है? 0.3, जो कि पूर्णांक नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नहीं। अब घबराना नहीं, कहता है कहानी बहुत दूर जा चुके हैं। बोलेगा सर ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा। एकदम चलता फिरता दुकान है राजा, ये चलता फिरता दुकान है। कह रहा है आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो जवाब दीजिएगा, आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, लेकिन इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। फिर से ध्यान दो, संरक्षण के मतलब जितना था उतना ही है और उतना ही रहेगा। अर्थात विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, लेकिन इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। यही आपका क्या है? संरक्षण। संरक्षण के मतलब ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, और इसी कहानी को आवेश का संरक्षण कहा जाता है। समझ में आया? बोलेगा सर लिखेंगे कैसे? वह विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, यही आवेश का संरक्षण कहलाता है। क्वांट में करण क्या है? तो किसी वस्तु पर का कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। फिर पूछेगा योज्य प्रकृति, किसी वस्तु पर का कुल आवेश और पर जो आवेश है उसका जोड़ के बता देंगे, यही आवेश का क्या कहलाएगा? योज्य प्रकृति कहलाएगा। ये कुल बात को एक बताना नहीं। बोलेगा सर तो नोट्स के लिए तो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, अधिक जानकारी के लिए वजह संपर्क करें। अब कुछ नहीं करें, इसको देखिए ना, अगर यहाँ तक पढ़े हैं तो वीडियो रोक के खुद पढ़िए कौन सा बात सही है, ठीक है। उसके बाद इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी वस्तु पर का कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, यह गुण विद्युत आवेश का क्या कहलाता है। 4 गो ऑप्शन आपके पास है, कमेंट बॉक्स में जाइए। और नहीं बनता है तो पीछे पढ़ के देखिए, वस्तु का आवेशित होने का कारण क्या है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब कभी भी स्थानांतरण नहीं होता है। ये वाला बनाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, पीछे वीडियो को देखिए, उसके बाद मिल जाएगा। पॉजिटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, सही बात है। निगेटिव कब? जब ग्रहण होता है। एन क्या है? त्याग किया या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि पूर्ण रहता है। इसका आंसर देखिएगा, उपरोक्त तो सभी आएगा। फिर इसको रोक रख के चलिए, नहीं भी रुकेगा तो देखिए रोक के, किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का मतलब क्या हुआ? पीछे जाके वीडियो देखिए। इलेक्ट्रॉन का त्याग धनात्मक और ग्रहण ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण। याद रखना, धनावेशित का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। पीछे जाके वीडियो देखिए, एकदम आराम से इस सब के आंसर ना झिल मिला के, इलेक्ट्रॉन त्याग तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो ऋणावेश। अब इन्हें और जाइए, अगर किसी वस्तु में 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, n का मान 10 पर पावर 6 है, Q का मान निकालना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बता रहे हैं, देखो एक वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता है, कौन नहीं होगा? तो n का मान जिसका पूर्णांक नहीं आ रहा होगा, वो वाला आंसर को आप क्या कर दीजिए, टिक लगा के बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं बनता है तो फिर समझना कि मास्टर पागल है। याद रखना, n का मान किसका पॉइंट में आ रहा है? दशमलव में आ रहा है। Q बराबर क्या ले, Q तो दिया हुआ है, और n बराबर Q बताइए, अप्लाई करके इसको क्या कीजिए बताइए। यदि कांच की छड़ से इतना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, देखो n का मान दिया हुआ है, Q का मान
निकालना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए। म्यू एगो शब्द यूज हुआ है, म्यू के स्थान पर 10⁻⁻6 रख दीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स पे जवाब दीजिए या इस पे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि पीछे इसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है। अगर बात भी कोई नहीं सर हमको नहीं पता चलता है तो जोर मुँह जाओ सर। फिर से ध्यान दो, करे कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम, एकदम जाइए पीछे। क्यू का मान 1 कूलम दिया हुआ है, एन का मान निकालना है, और नहीं तो पीछे आप थोड़ा सा रिव्यू लीजिए। एन का मान इतना दिया हुआ है, क्यू का मान निकालना है। क्यू बराबर कौन फार्मूला है, एन ही लगाएगा। कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। आराम लगेगा कि पागल आदमी कुछ किया है, नहीं कहता है दिल पागल दीवाना है, इकरार करेगा। वो कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। कहता दिल तत्व ताज की परवाह नहीं करता, दौलत से खरीदोगे इनकार करेगा। सब कुछ दौलत से नहीं मिलता है, कुछ किस्मत से भी मिलता है। और जो किस्मत से तो कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ मेहनत से मिलता है। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जाए ताकि इतना आवेश प्राप्त हो जाए, अर्थात यहाँ एन का मान निकालना है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। क्या किसी वस्तु पर हो सकता है, हाँ या नहीं बताना है। पूर्णांक आएगा तो हाँ, और अपूर्णांक आएगा तो नहीं। आवेश का क्वांटमीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण का मुख्य कारण है कि पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन का क्या होना, स्थानांतरण होना। और कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है ये देख के आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब एकदम इन्हें प्यार से देख रहे हैं। किसी वस्तु पर का कुल आवेश इस वस्तु पर अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वीडियो के पीछे जाइए, बताइए कि अगर ये किसी वस्तु पर बहुत सारा आवेश Q1 Q2 Q3 है तो इसका टोटल आवेश टोटल के जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट, तो बोलो कौन होगा। इस गुण को क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं या संरक्षण कहते हैं या योज्य प्रकृति कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। ये घटना क्या कहलाता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं लिखाता है तो पीछे रिव्यू सिस्टम लीजिए, सब कुछ क्या किया हुआ है बताया हुआ है। अगर इतना नहीं कर पाते हो तो समझो कि एरा में मास्टरवे के फॉल्ट हैं। आगे कर विद्युत आवेश के महत्वपूर्ण गुणों को लिखें। बोलेगा सर ये महत्वपूर्ण गुणगान आवे लगा, ये गुणगान नहीं, लास्ट एपिसोड है, ये गुणगान नहीं है, गुणगान करेंगे। कहता है जब मन अब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अपना जोर को गिरने मत दीजिए। आवेश का गुण क्या है, तो सबसे पहले तो यह है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। समान नेचर के रहेगा, सजातीय पॉजिटिव तो विकर्षण होगा। अगर दोनों निगेटिव रहा तो भी क्या होगा, विकर्षण। ये विकर्षण को दर्शा रहा है भाई, लेकिन विपरीत नेचर रहा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये क्या होगा, आकर्षण। इतना से भी काम नहीं चलेगा, फिर बताएंगे यह अदिश राशि होता है। अब आपसे पूछेगा विद्युत आवेश समान नेचर के आवेश विकर्षण करता है, विपरीत नेचर का आवेश आकर्षण करता है। यह कौन राशि होता है, अदिश राशि। गति द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बोलेगा क्या इसको गति प्रभावित करेगा, तो नहीं, यही सब इसका गुण है। यह क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकरण को दर्शाएगा, योज्य प्रकृति को दर्शाएगा, संरक्षण को दर्शाएगा। पीछे बहुत कुछ क्या किया हुआ है, बताया हुआ है। फिर कर है, अब देखो ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश ऋणात्मक होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। याद रखिए, आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, क्या बोलिएगा, -1.6 गुना 10⁻⁻⁰ कूलम।
प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। अल्फा पर कितना होता है, तो याद रखना प्लस 2e अर्थात प्लस 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पर आवेश याद रखना 0, इसको गामा कण कहते हैं, इस पर भी क्या होगा 0। आगे ऑब्जेक्टिव में बीटा कण, तो ये माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है या ऋणात्मक, तो जवाब आएगा ऋणात्मक। हे भैया अस्थिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है या ऋणात्मक, तो क्या जवाब आएगा ऋणात्मक। कितना ऋणात्मक, माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। कितना प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक या ऋणात्मक, तो जवाब क्या आएगा धनात्मक। कितना, प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। अल्फा पर धनात्मक कितना, प्लस 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। बोलो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, क्या जवाब आएगा, तो प्लस 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा 0। बीटा पर धनावेश होगा या ऋणावेश, तो जवाब आएगा ऋणावेश। कितना, माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। गामा पर क्या होगा 0, गामा पर क्या होगा 0। कौन ऋणावेशित कण है, ले याद रखना ऋणावेशित कौन कौन है बताओ, तो ऋणावेशित बीटा है और इलेक्ट्रॉन है। याद रखना बीटा और इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऋणावेशित कौन है, तो ऋणावेशित आपका इलेक्ट्रॉन है। अल्फा के देखो ये निगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होता है उदासीन। तो इसका आंसर कौन होगा, आपको दिख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सजातीय आवेश क्या करता है, सजातीय यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव, दिख रहा होगा आकर्षण या विकर्षण, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो तो विजातीय आवेश क्या करता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एक दूसरे को बुलाएगा, आकर्षण या विकर्षण, कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी वस्तु पर न्यूनतम धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की मात्रा समान होता है, न्यूनतम धनात्मक इतना और न्यूनतम ऋणात्मक इतना, अर्थात ये न्यूनतम धनात्मक इतना है और न्यूनतम ऋणात्मक कितना है, अर्थात न्यूनतम धनात्मक और न्यूनतम ऋणात्मक आवेश की मात्रा क्या होता है बराबर होता है। अब आगे देखो ना, विद्युत आवेश क्या होता है, सदिश या अदिश बताए होंगे। विद्युत आवेश जो है वो सदिश होता है या अदिश, तो आपको जवाब आएगा अदिश। कौन सा ऑप्शन है जो देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्युत आवेश गति के द्वारा प्रभावित होता है या नहीं, तो बताए होंगे कि यह गति प्रभावित करेगा, तो जवाब आएगा कि गति प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात इसका आंसर कौन होगा जो कमेंट बॉक्स में आप खुद लिख सकते हैं। याद रखना विद्युत आवेश का विमा होता है TA या AT। बोलो TA या AT, ये किसका विमा है, तो जवाब आएगा किसका, विद्युत आवेश का। ठीक है, ठीक है, आज का कहानी ना यहीं समाप्त। ये देखो नोट्स का क्या है, सिंपल है। और आप लोगों से एक बात बताना चाह रहे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ तक क्लास किया है उसको एकदम दिल से धन्यवाद, थैंक्स। आगे जो यहाँ तक जो क्लास किया होगा वो एक बार प्यार से कमेंट बॉक्स में 27 112 लिख दीजिए, ताकि हम समझ जाएंगे ना कि यहाँ तक कौन कौन पहुँचा है। अधिक जानकारी के लिए ऑफलाइन और अगला वीडियो में संपर्क करें। बाय बाय।